वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है, क्या क्या ये चुनाव लेके आता है। एक बच्चा है, जब उसका रिजल्ट आता है और उसको पता चलता है कि वो पास नहीं हो पाया, लगा कि सब खत्म, दुनिया उजड़ गई। तब गुरुजी बोलते थे मेरे पिताजी को, उनका लड़का फेल हो गया। उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होगा ये सुन के कि मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता है। मेरे पिताजी ने कहा था कि ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे। ये संकेत था कि जा सिमरन जी ले अपनी जी ले, बोला ही नहीं, जा सिमरन। पर सुपर डांसर से पहला आपका बड़ा ब्रेक महुआ चैनल के साथ था, वो पैसे भी अभी तक हमको नहीं मिले। इतना बड़ा चेक मिला था, इतना बड़ा चेक कि बैंक बाउंस हो जाए। जवान का प्रीव्यू आया है। बाबू अद्भुत ट्रेलर है, पागलपन है ट्रेलर में। हंस दे ले ट्रेलर देख के पापा। बहुत अच्छा ट्रेलर है, इत्मीनान है, सुकून है, जवान है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कभी मामा जी बनकर शिल्पा शेट्टी के साथ मस्खरी करते हैं तो कभी कटघरे के पीछे खड़े होकर हंसाते हैं। एक ऐसे आर्टिस्ट जो आपको रोते रोते हंसा तो सकते ही हैं, साथ ही हंसते हंसते रुला भी सकते हैं। मैंने ये लाइन क्यों कही, इसका आपको रेलेवेंस आगे मिलेगा। हमारे साथ है पारितोष त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में पारितोष। थैंक यू गरिमा और थैंक यू ललन टॉप। फाइनली हम आ गए। हाँ, फाइनली आ गए। अच्छा, मैंने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि आपकी जो फादर्स डे वाली कविता है ना, जब आप मतलब वो हंसाते हंसाते रुलाने वाला ही इंसिडेंट है कि आप वो कविता पढ़ते हैं और पूरा समा भावुक हो जाता है। मैं जब देख रही थी तो आंखों से आंसू आ गए थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था हमारे पिता के बारे में इस तरह से। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, वो है ही इस तरह की कविता, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले यूपी के देवरिया से शुरू हुई जर्नी दिल्ली और मुंबई, कैसी थी वो जर्नी, उसके बारे में बताइए। दिल्ली में तो मजेदार थी। शुरुआत कैसे हुई? पूरी थिएटर, स्कूल, कॉलेज? हाँ, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे +2 करने के बाद कि आप या तो BHU से कर लें ग्रेजुएशन या दिल्ली से कर लें। तो मेरी दो बड़ी बहनें हैं, अर्चना त्रिपाठी और अल्पना त्रिपाठी। तो वो दोनों जो थी वो JNU में पढ़ाई कर रही थी, MPhil और PhD करके उन्होंने वहाँ से अभी जॉब करती हैं, मतलब प्रोफेसर हो गई। तो दिल्ली का एक ये था कि दिल्ली में हिंदी थिएटर के लिए बहुत अच्छा है, हिंदी थिएटर के लिए एकदम गढ़ है ये, मक्का मदीना समझ लीजिए आप। तो मंडी हाउस के बारे में बहुत सुना था कि वहाँ पे मतलब मुझे DU पास आउट नहीं होना था, मुझे मंडी हाउस पास आउट होना था। अच्छा, हाँ, मन में एक ये बात थी। तो दिल्ली आना हुआ 2006 में और शिवाजी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ हिंदी ऑनर्स में। और मेरे फादर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है। आप मेरी अंग्रेज़ी सुनिएगा, मैं माँ पे गया हूँ। तो हिंदी ऑनर्स में एडमिशन हो गया मेरा और थिएटर के लालच में आया था और मेरे कॉलेज में थिएटर ग्रुप नहीं था। तो हम 4 दोस्तों ने मिलकर हमने शिवाजी कॉलेज रजौरी गार्डन में है। तो हमारे फ़ायदे बहुत थे, बस में स्टाफ चलता था, हमारा पहला फ़ायदा ये था। और दूसरा ये था कि लौंडे ढंग से बात करते थे, शिवाजी के हैं भाई, इनसे फिर दूर ही रहो। तो मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा था, फिर करते करते मैं हरियाणवी ऑनर्स भी करने लगा था। अच्छा, वैसे बातचीत होने लगी थी जैसे, अरे अकड़ ये वो सब अपना मस्त। तो उसके बाद थिएटर की शुरुआत हुई कॉलेज से और हम 4 दोस्तों ने मिलकर हमने शुरुआत की, वयम नाम से हमने थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया। और उसके बाद वो ग्रुप इतना समृद्ध हो गया कि 3 साल में हमें कुछ 30-40 बार बेस्ट प्ले बेस्ट एक्टर मिला। तो हम लोग बड़े भाई सब करते थे, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, मैं छोटा भाई करता था, मैंने डायरेक्ट किया था वो। उसके बाद वो प्ले बड़ा हिट हो गया, ग्रुप हम लोगों का बहुत समृद्ध हो गया, नुक्कड़ करने लगे। और वो जो ये कॉन्फिडेंस जो है, ललन टॉप में बोलने की हिम्मत चाहिए ना भाई, इधर बाप लोग हैं, लड़कियां भी बाप में ही आती हैं। तो वो शुरुआत जो हुई, स्कूलिंग जो हुई मेरी, एक तरह से जो पढ़ाई मेरी हुई पाठ्यक्रम से बाहर की, वो थिएटर में हुई। तो दिल्ली मेरे लिए बहुत कमाल की जर्नी रही। दिल्ली से पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हिंदी ऑनर्स में मैं टॉपर था। और उसके अलावा पहली बार प्यार हुआ, पहली बार लड़का लड़की हमने मतलब इतने करीब से पहली बार देखा था, वरना हमारे वहाँ तो लड़के पहले छूटते थे, लड़कियाँ बाद में। मैंने एक बार अपने क्लास के बाहर एक लड़का लड़की को किस करते देख लिया था, मुझे 2 दिन तक बुखार आया। फिर बाद में 1 साल के बाद वो वाला लड़का मैं हो गया था कि दूसरों को बुखार आए। मतलब तो वो अच्छे रही। पहली बार प्यार हुआ, मीनाक्षी मेरी जो वाइफ है अभी, उनसे पहली मुलाकात वहाँ पे हुई 2007 में और अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो दिल्ली मेरे लिए बहुत प्यारी जगह रही है हमेशा। इधर इस बार भी दिल्ली आना हुआ है थिएटर करने। मैं कुछ 15 साल के बाद मंच पे वापसी कर रहा हूँ।
कल आपका प्ले जी, था? कल मेरा हाँ, play था। हमारे एक कोलीग हैं, वो देख के भी आए थे। श्री राम सेंटर में ऐसा लगा उनको? हाँ, अनुभव तो वो सेंसिबल आदमी होंगे। वो बता रहे थे। अच्छा, ये तो हुई दिल्ली आके थिएटर करने की बात, लेकिन थिएटर तो आपने क्लास 7th से ही शुरू कर दिया बिल्कुल, था। बिल्कुल। आपके बड़े भैया ने आपका इंट्रोडक्शन थिएटर से करवाया। बिल्कुल। क्यों ये इंट्रोडक्शन करवाया और कैसे वो एक इंट्रोवर्ट बच्चा जितना कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट बन गया है? क्या, कैसे वो शुरुआत हुई, कैसे आप थिएटर किया करते थे, क्या था वो पूरा? आप सोचिए गरिमा कि इतना ज़्यादा बोलने वाला कि सुपर डांसर की शूटिंग में मेरे कान में लगा होता है नियर, और उसमें आवाज़ आती है कि बस अब रहने दो, हो गया, बस माफ़ कर दो, केस तो बनता है। मैं भी यही आ रहा था कि बस जाने दो यार, बड़ा एक्टर है, मत बोलो। ऐसा लड़का इंट्रोवर्ट था, मुझसे कोई नाम पूछ ले मेरे कान लाल हो जाते थे। तो पता नहीं क्यों घबराहट होती थी, एक स्टेज का फियर था या कुछ होता है ना। पढ़ाई आदमी कर लेता था, पर कोई पूछे तो बोलने में हिचकिचाहट होती थी कि मुझे आता तो है अंदर, वो बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा करके पढ़ाई में मैं कमज़ोर हो गया। तो मेरे बड़े भाई ने इसका ट्रीटमेंट ऐसे किया कि इनको थिएटर ज्वाइन करवाइए, पढ़ाई में कैसे होंगे पता नहीं, आगे ज़िंदगी में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, पर ये बोलने बतियाने के लायक तो हो जाएगा। तो वो जो थिएटर 7th में जो चस्का लगा, वो थिएटर मेरा पहला प्यार है और सिनेमा मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दोनों से आप दूर नहीं जा सकते। हाँ। अच्छा, एक ऐसा परिवार जहाँ ज़्यादातर लोग प्रोफेसर और टीचर हैं, एक बच्चा है, जब उसका रिजल्ट आता है और उसको पता चलता है कि वो पास नहीं हो पाया, क्लास कौन सी थी आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये कि ऐसे में जब बच्चा घर जाता है ना, तो कैसे आपने बताया कि मैं नहीं पास हो पाया, और वो दिन कैसा था, उस समय सबका रिएक्शन कैसा था? ये बात करने के लिए इसलिए भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि आजकल बच्चे बहुत प्रेशर ले लेते हैं चीज़ों से। उनके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई बात नहीं, अगर आप एक बार पास नहीं हो पाए तो आप वापस से ट्राई कर सकते हैं, आप इतने सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक क्लास में फेल हुआ लड़का ग्रेजुएशन में टॉपर बनता है। करेक्ट। तो या वहीं रुक गए होते तो आगे की जर्नी का पता ही नहीं होता। और वो सबसे अटपटा था, मतलब जिस तरह से आपको देखा जाता है ना, आप फेल हो गए तो ऐसा लगता है कि सिलेबस की समझ तो आपको है नहीं, आपको लाइफ ही नहीं पता है, आप फिनिश हो गए। जैसे सिनेमा की दुनिया में आप जाइए तो जो कास्टिंग के बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस हुआ करते थे, जब मैं नया नया गया था तो एक आदमी दरवाज़ा खोलता था और 6 सेकंड में आपको स्कैन करके नॉट फिट बोल देता था। तो ऐसा लगता था आगे कुछ नहीं हो सकता है। वैसा ही हुआ था, एक क्लास फेल हो जाने के बाद लगा कि सब खत्म, दुनिया उजड़ गई। मतलब क्या हो गया है ये? छोटे थे आप? अरे बहुत छोटा, बता दूंगा एज तो पकड़ लेंगी ना कौन सी क्लास होगी, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो कुल मिला के फेल हुआ, और वो एक्सेप्ट करना ये बहुत पीड़ादायक चीज़ होती है। पर ये तो हम आज बात कर पा रहे हैं ना, जब हमने इतनी दुनिया देख ली है, तब तो वो बालमन था और पता था कि घर पे जाके डांट पड़ने वाली है। सबसे बुरा पता है क्या लगता है? जब कोई कुछ बोले ही ना। हाँ, सबसे बड़ी चुप। आपने कोई गलती की, कोई तुरंत एक थप्पड़ मार दे तो लगता है कि चलो जी बराबर हो गया। कोई चुप हो जाए, आपके फादर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और पिता कौन? अंग्रेजी का प्रोफेसर, जो अपने ज़माने में यूनिवर्सिटी टॉपर थे, और उस पूरे इलाके में गोपालगंज जो मेरे पिताजी का गांव है, वहाँ से अंग्रेजी का प्रोफेसर बनना 70s 80s में ये बहुत बड़ी घटना थी। वो वर्ड्सवर्थ याद है, T.S. इलियट याद है, शेक्सपियर पे आप बात कर लो, और तुलसीदास जी पे बात कर लो, आप महाभारत पे बात कर लो, आप श्लोक की बात करो, आप अंग्रेजी के कोट्स की बात करो। जिस आदमी को इस लेवल का विद्वान सब गुरुजी बोलते थे मेरे पिताजी को, उनका लड़का फेल हो गया। तो मुझे अपने गिल्ट आ जाता है। मेरे लिए बहुत ऐसा है, आपने स्टार्ट ही ऐसे कर दिया। मेरे ये था कि मैं तो इस आदमी पे क्या बीत रही होगी, वो मुझे अब रियलाइज होता है ढंग से कि यार कोई आदमी, वो पिता पे क्या गुजरी होगी कि ये मैं कहाँ, वो उनको लगता है कि उनमें कमी है, वो पढ़ा नहीं पाए, बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, या मतलब उनकी हार है। हमारे वहाँ होता है ना कि टीचर के बच्चे फर्स्ट वही आएगा। हाँ। उसकी मम्मी पढ़ाती हैं, उसके पिताजी पढ़ाते हैं, वही टॉपर है, श्योर है। क्योंकि वो होते भी थे, विलक्षण होते थे, या मेहनती भी होते थे, या पिताजी 24 घंटे निगरानी में रखते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे लिए ये एक मौका था, और दूसरा था जब मैंने घर पे बताया कि मुझे एक्टर बनना है। मैं आने वाली थी इस सवाल पे कि
यूपीएससी करो, मेडिकल करो या कुछ और आपने तो साइंस से 12th किया है। +2 में साइंस से हूँ, फर्स्ट डिवीज़न है। करेक्ट। तो PCM। ऐसे में घर वालों के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं रहा होगा, और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होगा ये सुन के कि मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता है। आई एम श्योर, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली या फिर उस समय की वो बात करूं तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जैसे तो नहीं गया होगा ये मैसेज कि आपको एक्टर बनना है। तो आपने कैसे बताया, और उससे पहले आपको कब लगा कि नहीं मुझे थिएटर ही करना है? क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर रहे थे। 7वीं क्लास में जब पहली बार मंच पे जाना हुआ, 2003 की बात है, नहीं 2000 की बात है, 23 साल हो गया एक्टिंग करते हुए। तो पहली बार मंच पे गया और जो ताली पड़ी, तो उसके बाद आदमी को लगा कि ये शायद मैं इसके लिए बना हूँ। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा सिलेबस है, इसमें मैं पास हो सकता हूँ और शायद और बेहतर कर सकता हूँ। तो एक और कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको पूरी दुनिया बोल रही है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम साइंस ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम आर्ट में ये कुछ नहीं पता है, तुम्हें उत्प्लावन बल का सूत्र सुनाओ, और कोई घर से बुला के बोल देता था बताओ फिटकरी का सूत्र बताओ। तो ऐसा लगता था यही है। उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ ढंग के लोग आते हैं जो विद्वान कहलाते हैं अपने शहर में, और वो बोलते हैं कि तुमने जो प्रस्तुति दी है ना, जो भाषा तुम्हारी बड़ी साफ है, ज़बान तुम्हारी अच्छी है, क्या इमोशनल कर दिया तुमने, हम लोग रो रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये इधर रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है। पर हम लोग मिडिल क्लास परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, हम बहुत डरे हुए लोग होते हैं, हमें प्रयोग करने में डर लगता है। ये बात मैं अब कर रहा हूँ, ये आप 20 साल पहले सोचिए ना, 2004-5 में सोचिए आप, तो तब तो और स्थिति अलग थी ना। हमारे वहाँ आसपास के जो एग्जाम्पल्स थे वो यही थे कि जाते हैं जितने लोग उससे ज़्यादा वापस आते हैं। ऐसे में ये बताना कि यही मेरा प्रोफेशन है, ये वही है कि कोई बता दे कि मुझे प्यार हो गया है और ऊपर से इंटरकास्ट हो गया है और शादी तो मैं वहीं करूँगा और आपकी परमिशन भी चाहिए, तो उसमें वो वाली स्थिति थी। तो मैं आ तो गया मुंबई। मेरे पिताजी ने कहा था कि ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे। तो जो तुम्हारा दिल करे उसमें हल्का सा ये संकेत था कि जा सिमरन, जी ले अपनी, जी ले बोला ही नहीं, जा सिमरन आगे का देख लेंगे। तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर का एग्जाम था, पेपर लिख के उसी दिन की ट्रेन पकड़ी मैंने। हाँ, 3rd ईयर सिमरन का, पहुंची मुंबई। सिमरन पहुंच गई मुंबई, और फिर पता चला कि अमरीश पुरी तो उधर है अमरीश पुरी हालात हैं, अमरीश पुरी इंडस्ट्री है, और आपको उसका सामना करना है। और वो ट्रेन पकड़ में नहीं आती, क्योंकि कोई राज आपका गॉडफादर नहीं है जो हाथ पकड़ के खींचे। करेक्ट। आपको भागना है, आपको रफ्तार में भागना है यहाँ तक कि पहुँच जाए। कभी ट्रेन आपके लिए रुकेगी नहीं। और जरा सी रफ्तार धीमी हुई तो आप पीछे रह गए, कोई और पकड़ लिया, दरवाजे पे भीड़ बहुत है, किसी और का सफ़र शुरू हो गया। करेक्ट। पर कोई स्टेशन आता है जिस स्टेशन का नाम है सुपर डांसर, जहाँ पे ट्रेन आपके लिए खड़ी होती है, जहाँ पे आप कहते हैं कि हम इस लाइन में चलेंगे, जहाँ पे मोहब्बत की पटरियाँ आपके लिए बिछाई गई होती हैं, और आपको लगता है कि नया जन्म मिल गया। पर सुपर डांसर से पहला आपका बड़ा ब्रेक महुआ चैनल के साथ था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो पैसे भी अभी तक हमको नहीं मिले। यहीं कहीं ऑफिस हुआ करता था, 5 लाख रुपए विनिंग प्राइज थी, उसकी प्राइज मनी थी। और मुझे लगा कि हो गया, आते ही मुंबई ने स्वागत कर दिया और 5 लाख रुपए में जीत गया और कॉमेडियन ये वो। बस वही पैसा नहीं मिला, इतना बड़ा चेक मिला था, इतना बड़ा चेक कि बैंक बाउंस हो जाए। उसका क्या इस्तेमाल हुआ पता है? मेरे गांव पे जाके देखिएगा ना, तो मम्मी ने उसको छज्जे पे लगा रखा है कि पानी ऐसे सड़क के नीचे गिरे। उस चेक का बस यही एक सदुपयोग हो पाया। उस समय पैसे हम लोगों को मिल नहीं रहे थे, चैनल का कुछ पंगा चल रहा था, चैनल फिर बाद में बंद हो गया। तो हम लोग अपना पैसा मांगने, तो किसी ने बताया कि इधर तो शत्रुघ्न सिन्हा का पैसा बचा हुआ है, वो केबीसी भोजपुरी में कर रहे थे, और पहली बार वो खामोश हुए थे, दे नहीं रहे हैं भाग। तो एनीवेज उसके बाद क्राइम पेट्रोल ने एक थोड़ी सी पहचान दी कि मुझे सड़क पे लोग बाई फेस पहचानने लगे थे कि ये वही लड़का है जो रात को भाभी मर्डर किया था। उसके बाद महाकुंभ एक शो आया, जो बहुत बड़ा शो, महाकुंभ बहुत बड़ा शो था, जिसमें NSD के कुछ 10 लोग थे। राम गोपाल बजाज साहब थे, मोहन महर्षि जी थे, सुरेखा सीकरी जी थी, सीमा विश्वास थी, निसार खान थे उसमें, आप समझो ना, विनीत कुमार जी थे, इतने सारे दिग्गज। उसमें मैं इकलौता लड़का था जो ऑडिशन से आया था। अच्छा। तो रॉबिन दास साहब थे, रॉबिन दास जी थे,
इतने सारे तोप लोग, मैं इकलौता जो ऑडिशन से आया था, क्योंकि बनारस की कहानी थी। तो मैंने बोल दिया, पुन्नू तिवारी नाम था कैरेक्टर का, और मैंने बोल दिया कि उन्होंने बताया कि पुन्नू तिवारी एक लड़का है जो पंडित जी का बेटा है, पर इसको श्लोक से ज़्यादा सिनेमा के डायलॉग से याद हैं। मैंने कहा ये मैं ही हूँ। जाते मैंने कहा ये मैं ही हूँ, आप मुझसे बढ़िया कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि साबित करो, इंडस्ट्री में तो हर फ्रेम में सबूत चाहिए कि आप अच्छा करते हो, लगातार अच्छा करते हो कि नहीं। तो ऑडिशन हुआ और किसी और लड़के की कास्टिंग हो चुकी थी, उससे रिप्लेस किया गया और मेरी टिकट हुई और बनारस पहुंच के। ये सब होने के बाद भी मैं भटक रहा था कि कहीं कुछ, वो 2 साल, हाँ, बिना पैसे के, बिना खाए, और आप स्टार्टिंग में ऐसे बर्बादी में रह रहे होते हैं, भूखे पेट रह रहे होते हैं, तो बुरा नहीं लगता है। आपको थोड़ा सा खाने को मिल गया हो तो आपको लगता है कि अब बेहतर हो गया मामला। उसके बाद जब भुखमरी आती है ना, तो और ऐसे बात खल जाती है कि यहीं तक था क्या, या मैं इतना ही कलाकार हूं कि मैं इतने तक ही आ सकता था। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपना दिल फिर चक्कर खा गया। आइला क्या सूरत वाली बात। तो सुपर डांसर में मैं सिर्फ 2 एपिसोड के लिए गया था। अच्छा। एक तो उन्होंने 1 महीने तक मेरा ऑडिशन किया था, और ऐसे कैमरा यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हैं, महंगा सेटअप है ललन टॉप का। तो ऐसे छोटा सा एक कैमरा लगा के 2 औरतें बैठती थी और बोलती थी आओ कुछ करो। मान लो कि ये गीता कपूर जी हैं, मैं शिल्पा शेट्टी जी हूँ, आप कुछ परफॉर्म कीजिए। मैं रोज़ करता था। तो बोले मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने कहा मुझे भी नहीं आ रहा है, एक बार लड़की चेंज करके देख लो। अब मैं आप में शिल्पा शेट्टी देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको शायद यही बात अच्छी लगी कि ये सनक रहा है आदमी, उनको पागलपन ही चाहिए था। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आपको बुलाते हैं, अगर वर्क किया तो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय भी लोग नहीं करते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते हैं। नो न्यूज़। तो वो हुआ, 2 एपिसोड हो गए। उसके बाद भी उनको लगा कि थोड़ा सा और रख के देखते हैं। 3rd एपिसोड की शूटिंग चल रही थी, फादर वाला एक्ट हुआ। फादर वाली कविता पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गई, ओम जी की रचना है, और वो एपिसोड में नहीं आया है, पर मैंने बोला था कि मुझे एक बात आ रही है मन में, वो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही नितांत पर्सनल है। ये मुझे इस एपिसोड में आप लोग रखेंगे कि नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम है, पर मैं अगर नहीं बोलूँगा तो मैं घर जाके बहुत रोऊंगा। उस दिन आपके फादर आई? माई फादर वॉज इन ICU दैट टाइम, और मम्मी उनके साथ थी PGI लखनऊ में, और मैं चुटकुले सुनाता था, हाँ ये सब चल रहा होता था, और जैसे कट होता था मैं पीछे जाके फ़ोन पे बात करता और रो रहा होता था। फिर बोले कि चलो चलो जोकर तुम्हारा काम आ गया। फिर आप आंसू पोंछ के आके अरे शिल्पा जी मर जाएंगे। वो एक्ट हुआ। फादर वाली कविता मैंने रिसाइट की उस दिन शाम को। एक तो शूटिंग के बाद हुआ, एक ही कट हो गया, शूटिंग रुक गई कुछ आधे घंटे 45 मिनट तक, सब रो रहे थे, पूरा माहौल एकदम ऐसा सन्नाटा पसर गया, क्योंकि इस तरह की कोई बात आई नहीं थी रियलिटी शो में, जहाँ पे एक आदमी जो अपना किरदार कर, आप देखिए मामा जी ऐसे बोलते हैं, अरे कैसी हैं शिल्पा जी, अरे बाप रे हमारे वहाँ तो इतना महंगा लोगों का धन वो नहीं होता है, तिजोरी जितना महंगा आप चप्पल पहनती हैं। पर जो कविता है ना वो मैंने साफ आवाज़ में बोली है, हाँ, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भर गया हूँ, मैंने अपना किरदार छोड़ दिया है। तो रियलिटी में इस लेवल की रियलिटी पहली बार आई थी। फादर पे बात, उसके बाद तो कितनी जगह कॉपी हुई है कि बाप स्पेशल करते हैं, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ये बाप भी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वर्क कर रहा है, टीवी को तो ये चाहिए ना कि इट्स वर्किंग कर रहा है। तो वो हुआ। उस दिन शाम को मैंने 5 सीजन के लिए साइन किया। आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए वो कविता दोहराएंगे? ओम जी की रचना है। उसके बाद मैंने भी फादर पे लाइनें लिखी, उसके बाद मैंने भी मदर पे लिखा, मजदूरों पे लिखा, ये सारी वायरल कविताएं हैं। गांव शहर पे लिखा, वो भी वायरल है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, बस पिता नहीं रहे। लाइफ हैपेंस। पर वो बहुत खुश होंगे, आपको देख रहे होंगे कि आप डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग चढ़ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग। मेरे भीतर लिटरेचर मेरे फादर से ही आया है ना। मैंने बताया ना कि अंग्रेजी का प्रोफेसर जो संस्कृत बोलता हो,
धोती कुर्ता पहन के अंग्रेजी बोलने वाला इंसान मैंने अपने बचपन में देखा है, आप सोचिए। वो वॉर एंड पीस सुनाते थे और वो लियो टॉल्स्टॉय की बातें करते थे, और वो मैं कुछ 5वीं 6ठी क्लास में था तो मेरे कान में ये आवाज़ आती थी कि एंटनी की स्पीच क्या है जूलियस सीजर में, यू टू ब्रूट। ये सब मैंने बचपन में सुना है, जो बाद में इसके मायने से। मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस है, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है। ये मेरे फादर ने बात बोली थी और मैं इसको मानता हूं, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है। सर से बड़ा ताज रख दिया जाएगा तो आंखें ढक जाती हैं। अच्छा, जब आपके पिताजी बहुत गंभीर बात होने वाली है क्या? हमें लगा गरिमामयी प्रस्तुति होगी। गौतम से ज़्यादा गंभीर हो गई आप। नहीं, आप ये बताइए, जब आपके पिताजी ने पहली बार आपको टीवी पे देखा था तो उनका क्या रिएक्शन था कॉमेडी करते हुए? वो एक्ट याद है आपको जो देखा था उन्होंने पहला आपका टीवी पे? मेरे ख्याल से क्राइम पेट्रोल ही देखा होगा या महाकुंभ का देखा होगा। महाकुंभ देखा था उन्होंने। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो किस लेवल की पीड़ा है। तो मेरे फादर की तबीयत ख़राब होती गई, मतलब बद से बदतर होती गई स्थिति। तो बाद में उन्हें दिखना बंद हो गया था, तो उन्होंने मेरे सुपर डांसर्स के एपिसोड बाद के सिर्फ सुने हैं कि ये टीवी लगा दा हम खाली सुने बिन के, तो देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने सुना है एपिसोड। डायलिसिस पे थे, आईसाइट वीक हो गई थी, फिर बाद में दिखना बंद हो गया। तो आपके पिता की एक सीख जो आपको आज तक याद है और गांठ बांध के अपने साथ लिए चलते हैं आप उसे? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो भाषा मैं याद कर रहा हूँ कि किस तरह से विद्वान आदमी थे ना। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा, वो ऑडियो है मेरे पास। मेरे एक टीचर आए थे, मैंने जहाँ 12वीं क्लास की पढ़ाई की थी, तो वो टीचर ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया संयोग से। तो बात करते करते उन्होंने मेरे बारे में एक बात छेड़ दी। तो उसमें एक लाइन थी कि कभी इसने जैसे सस्ता नहीं हुआ, कॉमेडी में है पर ये कभी हल्की बात नहीं करता है। तो ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि आगे से कभी अगर कुछ मुंह से निकल जाए कॉमेडी करने के चक्कर में, अगर कुछ बहुत भद्दा सा कुछ हो जाए तो मैं वो ध्यान रखूंगा कि बहुत आसान है ना डबल मीनिंग करना, और ये बहुत आसान है। कभी कभी स्क्रिप्ट में लिख के आता है जो आपको करना पड़ता है, लेकिन मैं ख्याल रखता हूँ कि मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था एक सीज़न, तो उसमें बहुत सारे डबल मीनिंग जोक आते थे। मैंने कहा अर्चना जी बैठी हैं सामने, महिला हैं, ये हम बोल रहे हैं और इस पे वो हंस रही हैं, तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला ये मुझसे मत करवाइए। और दूसरी बात कि भोजपुरी को लेके और बिहार यूपी को लेके मजाक मैं नहीं करूँगा। एक जोक था कि अरे वो गरीब आदमी है, बोले कैसे पता, बोले भोजपुरी बोल रहा है। मैंने कहा ये मैं नहीं बोलूँगा और ना बोलने दूंगा। वो स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है ना, जैसे मतलब कॉमेडी को भी इस तरह से स्टीरियोटाइप कर दिया है कि बिहार का टोन दे दो, भोजपुरी अगर जैसे पहले पंजाबी का होता था, या फिर आपकी शारीरिक बनावट को कर दिया गया है कि मोटा होगा, छोटा होगा तो उसको कॉमेडी के लिए ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना मुश्किल है क्लीन कॉमेडी करके हंसाना, बहुत मुश्किल है। सुपर डांसर बच्चों का शो है, हंसाना है, आप साला भी नहीं बोल सकते, SNP प्रॉब्लम है। और बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, पूरा देश देख रहा है, सुपरहिट शो है, आप कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट किरदार जो है मामा जी वो पसंद करता है एक मैरिड औरत को, तो और लगातार कुछ ना कुछ बोलना है, मतलब वो इस लेवल पे भी जा सकता है कि हमारे साथ डेट पे चलिए, लेकिन वो दायरा वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो एक रिश्ते का नाम दे दिया गया ना उसको कि मामा जी, यहीं तक। हाँ, उनका बच्चा देखता है ना शो, तो उसको ये ना लगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, उसे भी हंसी आए। मुझे लगता है ह्यूमर वही है ना, जिसके जैसे गरिमा पे मैं जोक करूँ तो गरिमा को भी हंसी आए, हाँ, वो नजरें ना नीची करें, हाँ, और ना मैं करूँ। जिस पे हम चुटकुले सुना रहे हैं ना उसको अगर मजा आ गया तो ह्यूमर है, नहीं तो फिर तो आप वो चुप हो रहे हैं। अच्छा, ये सेट जैसे जो रियलिटी शोज होते हैं स्पेशली जहाँ पर आपकी कॉमेडी और ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती है, कई बार ऐसा होता होगा ना कि कॉमिक टाइमिंग जो आपने सोची थी वो उस हिसाब से नहीं हुई, या जो जोक आप चाहते थे वैसे लैंड कर जाए वैसे नहीं करा, तो उस सिचुएशन में कैसे आप लोग उससे डील करते हैं, या फिर माहौल कैसा होता है सेट्स का? क्योंकि स्क्रीन पे तो सब ऐसा लगता है वाह कितने मजे आते होंगे सेट्स पे, पीछे कितना स्ट्रेस होता है? बहुत ज़्यादा। आपने कोई बात बोली
अगर हंसी वाली बात है तो तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, नहीं है तो तुरंत सन्नाटा पसर जाएगा। तो ये तो सीधा रिएक्शन आता है ना, लाइव ही तो है। मैं कल परफॉर्म कर रहा था मंच पे, हमने जोक सुनाया, उधर से हंसी आई तो समझ में आ गया कि चलो जी हंसने वाली बात है। एक मैंने सुनाया वो फ्लैट गया। तो आप एक अपना प्लान भी रखो। इम्प्रोवाइजेशन थिएटर में क्यों सिखाया जाता है? हमने कोई बात बोली, उसके बाद सामने क्या है कि स्क्रिप्ट में ये लिखा होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, सामने वाला क्या बोलेगा ये तो नहीं पता है ना। मौसमी चटर्जी जी का हमने एपिसोड देखा ना, कपिल भाई की टीम ने, किसी ने लिखा नहीं था कि वो क्या बोलने वाली हैं, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। तो उसके बाद अगर आपने कुछ बोल दिया तो मज़ा है। या फिर मुझे लगता है कि अगर किसी ने कोई बड़ी बात बोल दी तो वहाँ चुप हो जाओ। अगर वहाँ हंसी आ गई ना तो बस, ये नहीं कि लास्ट लाइन मैं ही बोलूँगा। संभालने का भी होता है ना, जैसे मैं बहुत सारे जोक बना के रखता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँगा, इन्होंने ये जवाब दिया तो इसका ये पंच है, और अगर ये जवाब नहीं दिया तो फिर ये पंच है। तैयारी। और कितनी स्क्रिप्ट टीम से मिलती है, कितनी स्क्रिप्ट आप खुद? मामा जी में हाँ, मामा जी में बहुत सारी कविताएं तो मोस्टली मेरी लिखी हुई होती हैं। बहुत सारा इम्प्रॉम्प्टू है, वो देख के ही लगता है। केस तो बनता है में स्क्रिप्ट एक अपने लेवल पे चल रही होती थी और अपना कुछ अलग ही सुर लगा हुआ था। तो रितेश जी बोल रहे थे कि गेस्ट को बोलते थे कि आप लोग सुनो बस, वो वापस घूम के आ जाएगा जहाँ से आपकी लाइनें आएंगी, तब तक उसको करने दो। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। स्क्रिप्ट और इम्प्रॉम्प्टू का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है केस तो बनता है। अच्छा। एक दिन में 2 एक्ट करने होते थे मुझे, 14 एपिसोड में 25 कैरेक्टर्स, और किनके सामने? ऑल ए लिस्टर्स। विक्की कौशल हैं, वरुण धवन हैं, अनिल कपूर जी हैं, संजय दत्त साहब हैं, उनके सामने। एक क्लिप वायरल है ना, संजय दत्त मुझे बुलाते हैं और कहते हैं हाँ। तो उसका पार्ट 1 भी था। अच्छा। उसमें था कि मैं बोलते बोलते मैं साउथ इंडियन वो बना था विलेन, कि मैंने कौन सा तुम्हारे साथ ऐसा के करके हुलू लुलू कर दिया। तो ये मैंने जाके बोल दिया, मेरे कान में आया कि तू गया आज, बाबा तेरे को अरे बाबा जितना मारेंगे। और मैं डर के वापस आ गया। उसके 4-5 लाइन के बाद क्यों बात है, इधर आ, और ऐसे किया उन्होंने। तो आप देखिए वहाँ मैं कैरेक्टर छोड़ देता हूँ कि अरे थैंक यू सो मच। वही कि हम उन पे जोक कर रहे हैं। पंकज भैया आए, मैं उन पे चुटकुले सुना रहा था कि मैं तो नॉर्मल बोलता था, पर जब से इनसे मिला हूँ मैं भी ऐसे बोलने लगा हूँ, क्या चल रहा है, ललन टप, सरर। कितने कमाल के हैं ना आप। अच्छा, कभी कभी सेलिब्रिटीज ऑफेंड भी हो जाते हैं, ऐसे कोई जोक उन पे कोई हो जाते हैं, कभी कभी वो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ। वो भी तो कुछ ऐसा बोल देंगे कभी कि आपको लगेगा कि मैंने जितना याद किया था सब खत्म हो गया, या ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें भी तो मस्ती सूझती है ना। कोई आसानी से छाने नहीं देगा, बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको उनको विवश करना पड़ेगा कि ठीक है इसको करने दो, शायद इसको आता है। नहीं तो आसान तो कोई क्यों हिलने देगा। अपनी कुर्सी सबको बहुत प्यारी है। एक तो इनसिक्योर दुनिया बहुत ज़्यादा है ना, उनको लगता है इस पे ज़्यादा हंसी आ गई, अच्छा तो मैं इससे ऊपर बोलता हूँ, फिर वो हाथापाई पे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं हारने लगता हूँ मैं मारने लगता हूँ। और सोशल मीडिया के इस दौर ने कितना आसान कर दिया है चीज़ों को आपके उस टाइम के कंपैरिजन में? बहुत आसान कर दिया है। मेरे टाइम तक हम लोग फोटोग्राफ्स निकालते थे, बारिश के मौसम में प्लास्टिक में रख के, पीछे जेब में रख के, और बस में जाते थे देने की, ये सर अगर कुछ काम हो तो ये, सर अगर कुछ काम हो तो ये देख लीजिए। अब तो इंस्टाग्राम पे आप वायरल हैं तो वो खुद आपको संपर्क करेंगे। आप अपने रील्स बना के डाल सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस भेज सकते हैं, आप अपनी फोटोज़ तो भेज ही सकते हैं, आप अपना काम दिखा सकते हैं। कितना मतलब ऑप्शन वो हो गया है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, या फिर आप में फॉलोअर्स वर्सेस टैलेंट की एक लड़ाई अलग शुरू हो गई है कि फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा नोटिस में आते हैं और फिर वो ज़्यादा काम मिलने में मदद करता है, इस तरह एक बार मिलेगा ना। सिफारिश कैमरा ऑन होने तक ही है। कैमरा ऑन हो जाने के बाद, स्टेडियम तक पहुंच जाने के बाद तो आपका खेल कि आप कैसे कर रहे हैं, आता है कि नहीं आता है। तो मौके कितने मिलेंगे, तुक्का लगने में और कंसिस्टेंसी में फ़र्क है ना। फादर वाली कविता वायरल हुई तो लोगों को लगा कि ये इसने बोल दिया तो उनको लगा कि ठीक है 2-4 चुटकुले 2-4 एपिसोड तक चलेगा। सुपर डांसर के 200 एपिसोड हो चुके हैं, 4 सीज़न हो चुका है, हर एपिसोड में कविताएं हैं, हर एपिसोड में ह्यूमर है। और आप सोचिए कि
जितनी बातें मामा जी बन के मैं बोलता हूँ उसमें से कितनी एडिट होती होंगी, तो मैं दोबारा बोल नहीं सकता क्योंकि उन्हीं लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो फिर नया बनाना होता है। 4-5 कविताएं वायरल हैं, मैंने तो कुछ 50 कविताएं बोली होंगी ना, 2 किताबें लिख दी। हाँ, 2 किताब और एक और आने वाली एक और आने वाली है। अच्छा, जैसे आज के सिनेरियो में आपकी लिखी हुई कविता अगर मैं कहूँ कि हमारे दर्शकों को सुनाइए, तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी खुद की आवाज़ में सुनाना चाहते हैं या किसी और की आवाज़ में। मेरी बात है तो मेरी ही आवाज़ में। बिल्कुल, हम तो खुश। लल्लन टॉप पे तो आपकी अपनी आवाज़ होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अभी तो जैसे दिल्ली आना हो रहा था, सब लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली डूब रही है, बाढ़ है। कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि बाढ़ है तो क्या कारण है, अब मुझे पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी है नहीं। पर बाढ़ और इलेक्शन, इन दोनों का एक रिश्ता है। मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी, लल्लन टॉप से जो मेरा परिचय हुआ वो चुनाव वाले कवरेज से हुआ ना, क्योंकि बहुत अलग ढंग से दिखाया गया राज्यों को, लोगों को, इंटरव्यू, बातें, एजेंडा, टेक क्या है, लोगों के रिएक्शन। तो बहरहाल चुनाव पे बात थी। चुनाव और बाढ़ का जो रिश्ता है वो ये है कि वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है। वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है। क्या क्या ये चुनाव लेके आता है। ओढ़ के कबूतर की पोशाक, अंदर कौवे की कांव कांव लेके आता है। क्या क्या ये चुनाव लेके आता है। यही है सच। सही बात है। तो अगर हम आज के टाइम पे किसी ऐसे व्यक्ति को, ये मतलब जो आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉमेडी में अपना करियर बनाना चाहता है, जिसको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, या फिर जो इस तरह से सोचता है अपने भविष्य के बारे में, किस तरह की तैयारियां उन्हें करनी चाहिए या आप किस तरह का मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? कॉमेडी करो मत, हो जाती है, हो जाने दो। प्यार और कॉमेडी करो मत, हो जाए तो सहज है और नेचुरल है, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती प्यार तो नहीं हो सकता ना। पीछे पड़े हैं, वैसे ही हंसाने के लिए चुटकुला लेके एकदम सर पे नाच रहे हैं कि हंस दो ना, दांत वात काट लो, फिर वो हो जाए। एक काम करते हैं, करते नहीं हैं, होने देते हैं, तो वो हो जाए ना। सहज बोलते हैं ना कि ये सहजता है इसके भीतर, कॉमिक टाइमिंग है तो है, वो आप कहीं से एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। या तो आप होते हैं या नहीं होते हैं, या तो आप में ह्यूमर होता है या नहीं होता है। तो एक मैंने लिखी थी, तुझे और क्या दूं मैं जोक के सिवा, तुझको हमारी ह्यूमर लग जाए। वेरी नाइस। तो ये जो ह्यूमर होता है इनबिल्ड होता है, मतलब आप इसको मुझे तो यही अपने लगता अंदर है। ला नहीं सकते। जैसे एक्टिंग हो सकता है, आप एक बार को सीख सकते हैं, आप पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, लेकिन ह्यूमर सीखना थोड़ा मुश्किल। ये 2 तरफा है। अच्छा, जैसे हमने कोई बात बोली, अब आपको भी उतना ही चमकना चाहिए। 2 तरफा relevance होता है, समझ आना चाहिए। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, बोले कि यार उसने, कुछ ज्यादा हंस देते हैं, एक्चुअली उनको चमक जाती है बात। और कुछ लोग होते हैं जो इसमें क्या था फनी, क्या ऐसा कह दिया, करेक्ट, अच्छा इसका ये मतलब है। हाँ। और किसी को बात बोलिए, एक मेन कनेक्शन एक अर्थिंग है, दोनों मिलेंगे तो करंट आएगा। अब हम बढ़ेंगे एंड की तरफ। और थैंक यू। नहीं, अभी थैंक यू नहीं, इतनी आसानी से आपको थैंक यू नहीं बोलने देंगे। जवान का प्रीव्यू आया है, ट्रेलर देखा आपने? हाँ जी, बहुत कैसा बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया है, इटली की फिल्म है। हाँ, और अगर इस ट्रेलर की तारीफ अलग अलग एक्टर्स अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में करेंगे तो कैसे करेंगे? बाबू अद्भुत ट्रेलर है, पागलपन है ट्रेलर में। हमारा मुंह ऐसे ही खुलता है, हमने ट्रेलर देखा, हमारी आंखें खुल गई बाबू, हम बौरा गए, हम पगला गए, और हम 1 घंटा रोए बाबू, क्योंकि जलन भी तो कोई चीज़ है। ये जो ट्रेलर है ना भैया, ये मेरा बायोपिक है। जवान तो मैं भी हूँ, केजरीवाल जी से तो ज़्यादा ही जवान हूँ। ही हंस दे ले ट्रेलरवा देख के पापा। बहुत अच्छा ट्रेलर है, इत्मीनान है, सुकून है, जवान है। लोग जो होते हैं ना, 2 जगह फिसलते हैं, कुछ पानी में, कुछ जवानी में। शाहरुख खान नहीं फिसल रहे हैं, पठान आई 1000 ठोक दिया, वाह, इसका भी 2-3 हज़ार चला जाएगा। इतना पैसा के लोग करते क्या है, हम तो कुर्ता पजामा में सहज ठीक है।
व्यक्ति को जो है ना टिके रहना चाहिए, अटल रहिए। देखिए अपने फिल्म का प्रमोशन कर दिया हमने, क्योंकि पिताजी कहते थे ना अपने बारे में जरूर बात करो। थैंक यू सो मच, Thank you, गरिमा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत गरिमा। मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। Thank थैंक you। यू जी, बाय। बाय। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।